Good morning, everyone, my dear friends, my students, my subscribers. How are you all? I hope you all must be fine. So, let's start today's class. Today's topic is types of menu. मेन्यू तो आपने सबने सुना ही होगा कि होटल में जब हम जाते हैं तो हमें जो एक रिटन एक डिस्क्रिप्शन मिलता है वो होता है मेन्यू। रिटन डिस्क्रिप्शन कि आपके होटल में आपको किस तरह से सर्विस दी जाएगी, रेस्टोरेंट में, होटल में, वो मेन्यू होता है। तो मेन्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला मेन्यू होता है अला कार्टे मेन्यू। अला कार्टे मेन्यू में हर जो रेस्टोरेंट में डिशेज़ होती हैं, हर एक डिशेज़ की अलग अलग प्राइस होती हैं हर एक डिशेज़ की अलग अलग प्राइस होती है और कस्टमर्स उसमें से बहुत सारे उसके पास ऑप्शन होते हैं। जो मेन्यू कार्ड होते हैं बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अला कार्टे मेन्यू में और वो अपने हिसाब से उन्हें चूज़ कर सकता है, अपनी वैरायटी, अपने चॉइस के हिसाब से, अपने जो उसका बजट है उसके हिसाब से इस मेन्यू में वो चूज़ कर सकता है। फिर सेकंड होता है टेबल द हॉटे मेन्यू। ये तो एक सेट मेन्यू होता है। टेबल द हॉटे मेन्यू एक सेट मेन्यू होता है जिसमें कि कोई वैरायटी नहीं होती है और ना ही जो प्राइस है उसको वो वेरी करती है, ठीक है, उसकी फिक्स्ड प्राइस होता है और कोर्सेज जो उसके डिशेस होती हैं, मल्टीपल डिशेस होती हैं लेकिन ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, ठीक है। ये होता है टेबल द हॉटे मेन्यू। जैसे कि आप थाली होती है ना, हर थाली, आपने थाली सिस्टम सुना होगा। एक थाली है राजस्थानी थाली, गुजराती थाली, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, उसमें थाली सिस्टम चलता है। तो वो थाली सिस्टम क्या होता है, उसमें अलग अलग पूरी थाली में बहुत सारी, एक थाली में आपको बहुत सारे थोड़े थोड़े फूड आइटम्स मिलते हैं। जैसे कि खीर भी होती है, सलाद भी होता है, चावल, दाल, सब्जी, रायता और पापड़, ये सब होता है। लेकिन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। उसमें आप कुछ वैरायटी, कुछ भी आप उसको प्राइस को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। जो प्राइस है उसी में मिलता है। 150 की, 200 की, ऐसी तरह की थाली होती है। अब होता है नेक्स्ट बुफे मेन्यू। बुफे मेन्यू क्या होता है, इसमें बहुत सारी डिशेस होती हैं। जैसे कि हम किसी आप कभी मैकडी या पिज़्ज़ा हट, जो जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उसमें रेस्टोरेंट जो होते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट लगे होते हैं, बने होते हैं रेस्टोरेंट सिस्टम, उसमें बुफे मेन्यू होता है। जैसे मतलब कि हमें अपना जो फूड आइटम है खुद ही सर्व करने वहाँ जाना पड़ता है। अपनी थाली, अपनी प्लेट लेके, एक ट्रे होती है उसमें हमारा जैसे बर्गर है और पिज़्ज़ा हट है, ये सारे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें हमें खुद ही अपना फूड सर्व करना पड़ता है। फिर होता है साइकिल मेन्यू। साइकिल मेन्यू में क्या होता है कि वीकली या मंथली जो मेन्यू है फूड आइटम्स वो चेंज होते हैं। जैसे होटल्स में, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल्स में और जो हॉस्टल्स होते हैं उसमें क्या होता है, साइकिल मेन्यू चलता है, स्कूल्स में। फिर नेक्स्ट होता है स्टैटिक मेन्यू। स्टैटिक मेन्यू में क्या होता है, फिक्स मेन्यू होता है, मतलब वो बदलता नहीं है। हमेशा एक ऐसी आइटम होता है जो हर होटल में एक जैसा हमेशा रहता है। फिर होता है स्पेशलिटी और सीजनल मेन्यू। सीजनल मेन्यू में क्या होता है कि हर सीज़न के हिसाब से जो मेन्यू है बदलता है और ये एक स्पेशलिटी होती है, एक शेफ़ की स्पेशलिटी होती है कि वो अपने सीज़न में, चाहे विंटर सीज़न है या समर सीज़न है, तो उसमें वो क्या स्पेशल बना सकता है, क्या स्पेशल कर सकता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये होता है स्पेशलिटी, उस होटल की या रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी या सीजनल मेन्यू कहलाता है। फिर नेक्स्ट होता है मेन्यू प्रिक्स फिक्स मेन्यू। प्रिक्स फिक्स मेन्यू भी होता है जो जैसे फिक्स नाम से क्लियर है कि जो सेट मेन्यू होता है, ये टेबल द हॉटे मेन्यू के ही जैसा ही होता है और इसमें जो कोर्सेज होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है हमको मतलब हम पास चॉइस ज़्यादा होती है, उसमें चॉइस नहीं होती है, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती, इसमें चॉइस ज़्यादा होती है यानी। और हम जो हमारा फूड आइटम्स हैं वो भी काफ़ी सारे होते हैं उसमें। अब ये हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया मेन्यू
टाइप्स ऑफ मेन्यूज। अब बात करेंगे चॉकलेट मेकिंग स्टेप्स के बारे में। चॉकलेट मेकिंग स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। चॉकलेट मेकिंग के 5 और 6 स्टेप्स होते हैं। चॉकलेट तो आप सभी ने खाई होगी, सभी को टेस्टी लगती होगी, लेकिन इसको बनाने के स्टेप क्या क्या होते हैं किसी को नहीं पता होगा। तो आइए आज बात करते हैं चॉकलेट मेकिंग स्टेप्स के बारे में। सबसे पहला स्टेप होता है कोको लिक्विड। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, चॉकलेट को रोस्ट किया जाता है और जो बीन्स होती हैं, चॉकलेट को रोस्ट करने के बाद, उसकी बीन्स को रोस्ट करने के बाद इसको ग्राइंड किया जाता है। जैसे मिक्सर ग्राइंडर में हम ग्राइंड करते हैं, उसी तरह से इसको भी कोको को ग्राइंड किया जाता है। उसको ग्राइंड करने के बाद जो उसका थिक पेस्ट बनता है उसको कोको लिक्विड कहते हैं। फिर नेक्स्ट होता है, अब कोको लिक्विड जो थिक पेस्ट बन चुका है, जैसे हमने कोको लिक्विड बोला है, उसको हम एडिशन करते हैं मिल्क और शुगर फैट का। जो कोको बटर होता है उसी को फैट कहा जाता है, कोको बटर। ठीक है, और उसमें शुगर और मिल्क का ऐड करके, चाहे वो मिल्क के अलावा उसमें डार्क चॉकलेट इस तरह का भी ऐड करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है रिफाइनिंग, यानी कि जो कोको लिक्विड में थिक पेस्ट बना था उसको और ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर बनाने के लिए उसको हम और रिफाइन करते हैं। ठीक है, उसको जो उसका पार्टिकल साइज है उसको और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए ये स्टेप किया जाता है। फिर नेक्स्ट होता है कॉन्चिंग। कॉन्चिंग में क्या होता है, अभी इस रिफाइंड मिक्सचर को खुला छोड़ देते हैं ताकि उसमें घंटों बाहर, ताकि उसमें जो टेक्सचर है वो स्मूथ और ज़्यादा स्मूथ हो सके, उसका फ्लेवर उसमें डेवलप हो सके, उसमें एक फ्लेवर डेवलप हो सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है, चॉकलेट को बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि उसका जो कोको बटर क्रिस्टल्स हैं वो जम सके उसमें। ठीक है, कोको बटर क्रिस्टल्स उसमें जम सके टेम्परिंग स्टेप्स के द्वारा। फिर नेक्स्ट, अब ये जब टेम्परिंग प्रोसेस के बाद लास्ट स्टेप बचता है एनरोबिंग। एनरोबिंग में क्या होता है, एनरोबिंग में जो अब जो चॉकलेट को टेम्पर किया था, यानी इसको गर्म करके ठंडा करके छोड़ दिया था, उसको हम क्या करते हैं, अब उसको सांचों में ढालते हैं। ठीक है, बहुत बड़े सांचे क्या होते हैं, बार्स के शेप में भी होते हैं या और किसी शेप में भी हो सकते हैं। उसमें उसकी कोटिंग करते हैं, उसमें फिलिंग करते हैं और उसके बाद उसको सांचों में ढालने के लिए हम तैयार करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है स्टेप सीक्वेंस ऑफ चीज मेकिंग। चीज़ मेकिंग, जो हम चीज़ खाते हैं पिज़्ज़ा में, बर्गर में, उसको बनाने के भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एक स्टेजेस होती हैं। ठीक है, एक चरण होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है उसका चीज़ मेकिंग का फर्स्ट स्टेप होता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में क्या होता है, जैसे हम दूध गर्म करते हैं ताकि उसके जो बैक्टीरिया हैं उससे हार्म ना हो, उसी तरह से सबसे पहले दूध को गर्म किया जाता है, क्योंकि दूध से ही चीज़ बना, जैसे दही, दूध, पनीर, ये सब दूध से ही बनता है। चीज़, पनीर, दही, चीज़, ये सब दूध से बनता है। तो सबसे पहले दूध को गर्म किया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया उससे किसी को हार्म ना कर सके। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कर्ड फॉर्मेशन। फिर उसका दही जमाया जाता है। ठीक है, उसमें दही जमाने में क्या होता है, प्रोटीन कोआगुलेट करता है और उसको जो वे होता है, जो पानी होता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दही में आपने देखा होगा पानी नहीं होता है। फिर होता है शिडेरिंग। इसमें शिडेरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो टेक्सचर है
स्मूथ, रफ, ये सब ये टेक्सचर उसका बनता है और उसमें एसिड प्रोफाइल आती है, यानी कि उसमें खट्टापन आता है हल्का सा। इसके बाद इस प्रोसेस की बात होता है मिलिंग और सॉल्टिंग। इसको ग्राइंड किया जाता है, थोड़ा सा और स्मूथ किया जाता है उसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए, और उसमें नमक मिलाया जाता है ताकि वो प्रिजर्व हो सके। क्योंकि जो सॉल्ट और शुगर है वो गुड सबसे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो उसमें सॉल्ट मिलाया जाता है ताकि उसको हम लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकें, उसमें उसका टेस्ट खराब ना हो। अब ये प्रोसेस के बाद क्या होता है, मोल्डिंग की जाती है, यानी उसको बड़े बड़े सांचों में ढाला जाता है। मोल्डिंग करने के बाद राइपनिंग, यानी कि उसको बहुत लंबे समय तक उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो और अच्छा उसमें टेक्सचर, एरोमा, फ्लेवर ये डेवलप हो सके, उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ सके। कंसिस्टेंसी मतलब कि उसको लंबे समय तक यूज़ करने के लिए, उसको राइपन करने के लिए। जैसे कच्चे फल होते हैं जो पेड़ में लगे होते हैं, उसको अगर हम तोड़ लेते हैं तो वो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन अगर हम पकने के लिए उसको छोड़ देते हैं पेड़ में और पकने के बाद उन फलों को तोड़ते हैं तो उसकी कुछ बात ही अलग होती है। पकने के बाद उनका जो टेक्सचर है, उसका जो टेस्ट है, उनकी कंसिस्टेंसी, यानी वो हम उसको अच्छे से खा सकते हैं। तो उसी तरह से चीज़ को मोल्ड करने के बाद, शेप में ढालने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है बहुत लंबे समय तक, ताकि उसमें अरोमा, टेस्ट, उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ सके। ये तो हो गए आपके चीज़ मेकिंग, चॉकलेट मेकिंग और फूड जो मेन्यू है, टाइप्स ऑफ मेन्यू, ये सब। अब बात करते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। जो भोजन हम करते हैं, हम रोज़ डेली जो भोजन खाते हैं, वो उसको सेफ रखने के लिए कुछ भारत सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। उन स्टैंडर्ड्स यानी मानक, उन स्टैंडर्ड्स को जब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, जो फूड प्रिपरेशन करती हैं, जैसे ब्रेड हो गया और मार्केट में जितने भी फूड मिलते हैं और लेस वगैरह, उनके मानकों को जब ये इंडस्ट्रीज कंप्लीट कर लेती हैं तभी उनको मार्केट में लाया जाता है, ताकि और कंज्यूमर्स को उससे कोई भी नुकसान ना हो सके, उनकी हेल्थ पर कोई असर ना पड़े और वो हमेशा सेफ महसूस करें। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड होता है FSSAI। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक राष्ट्रीय मानक है। इंडिया में इसकी शुरुआत हुई है, 2006 ईयर है इसका, ऑरिजिनेटिंग ईयर है 2006। और इसका पर्पस होता है कि ये रेगुलेट और मॉनिटर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इन इंडिया, यानी कि ये एक रेगुलेट करता है, ये मतलब बनाए रखता है अपने जो सेफ्टी है, फूड सेफ्टी, और उसको मॉनिटर करता रहता है, लगातार इसका देखता रहता है कि फूड सेफ्टी कहीं से भी वो मतलब उसमें कमी ना आए फूड की सेफ्टी में। ठीक है, एक मानक तय करता है। इसका जो विशेषता होती है वो ये होती है कि फूड सेफ्टी के लिए नए नए मानकों को तय करता है, क्योंकि समय बदलता है, उसके समय के हिसाब से मानक भी बदलते हैं, उसके नियम भी बदलते हैं। फिर नेक्स्ट होता है BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये भी राष्ट्रीय मानक है। इसका शुरुआत भी इंडिया में हुई, 1986 में इसकी शुरुआत हुई, और ये इसका पर्पस होता है टू सर्टिफाई द क्वालिटी ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, यानी फूड की क्वालिटी और अदर जितने भी मटेरियल्स फूड से रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं उनकी क्वालिटी, उनकी जो गुणवत्ता है, उसको गुणवत्ता को सर्टिफाई करना, यानी कि अगर BIS मार्क हम किसी फूड में लगा हुआ देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो जो फूड है वो सेफ है खाने के लिए। ठीक है, जितने भी फूड पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स यानी फूड जो पैकेज्ड फूड होते हैं उसके लिए ये BIS यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है एगमार्क। एगमार्क की शुरुआत हुई थी 1937। ये एक राष्ट्रीय मानक है, भारत में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये जितने एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित, कृषि उत्पादित जो सामान है उसकी क्वालिटी को ये सर्टिफाई करता है। सर्टिफाइज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्वालिटी। और ये जो सीरियल्स हैं,
फ्रूट्स हैं उनको ग्रेड देता है, यानी कि ग्रेड, बहुत सारे ग्रेड होते हैं, A B C D, इस तरह के ग्रेड ये एगमार्क प्रोवाइड कराता है। फिर नेक्स्ट होता है आपका PFA एक्ट, यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ये इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, राष्ट्रीय मानक है, भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले इसको जो मिलावटी भोजन है उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए इसको यूज किया जाता था, लेकिन 2025 में ये मर्ज हो गया है FSSAI में। अब ये है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में क्या होता है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, विश्व भर में इसका उपयोग किया जाता है, विश्व भर में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसकी शुरुआत होती है 1963 में, और ये कंज्यूमर, इसका पर्पस होता है, इसका मेन पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ एंड इंश्योर फेयर फूड ट्रेड, यानी कंज्यूमर की स्वास्थ्य को की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य होता है। और जो विश्व भर में भोजन सामग्री का जो व्यापार होता है उसको ये अच्छे से, ये मतलब ये अगर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा कोई फूड पास हुआ है तो उसका मतलब है कि वो अच्छा है, और उस फूड को विश्व भर में व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी कि स्वस्थ व्यापार होता है, ठीक है। इसका की फंक्शन फीचर्स है टू सेट हार्मोनाइज्ड फूड स्टैंडर्ड्स, मतलब हार्मोनाइज्ड फूड स्टैंडर्ड्स, जो फूड मानक है उसको ये सेट करता है। फिर नेक्स्ट एक और होता है जो इसमें मैंने इसकी स्लाइड बनाना छूट गया था, तो अब मैं आपको ऐसे ही ओरली ही बता देती हूँ। ISO 22000 भी होता है, ये एक राष्ट्रीय मानक है, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, और ये एक स्टैंडर्ड है फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। एक FSMS एक सिस्टम है, उसके द्वारा इसका पर्पस ये है कि ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक मानक तय करता है, ISO 22000। और ये जो बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए सर्टिफिकेशन मानक तय करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो भी अगर नहीं पसंद आए तो वो भी बताना कि आप मुझे इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है, तो मैं जैसे मेन्यू मैंने बताया सारा एक ही में आपको अपलोड कर दिया है, तो मैं अलग अलग टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बना के अपने इस चैनल पर अपलोड करूँगी। तो अगर आपका कुछ व्यू है कि आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैम मैं इस टॉपिक पर मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं उस टॉपिक पर भी, होम साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, तो मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर सकती हूँ। बस आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं मेरे इस चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट अधिक से अधिक, ताकि सभी लोग इससे बेनिफिट ले सकें। और आपको ये वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।